Good morning, students. Today we are going to start our new chapter of history. That is, from trade to territory, the company establishes power. बच्चे here in this chapter हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो ट्रेड करने आई थी कुछ कंपनीज वो कैसे अपनी इतनी ज़्यादा टेरिटरी पे इतना ज़्यादा कंट्रोल उन्होंने कर लिया और कैसे इन्होंने इतना ज़्यादा वास्ट एम्पायर इंडिया में इस्टेब्लिश किया और इतने सालों तक हम पर राज किया. द कंपनी एस्टैब्लिशेस पावर. यहाँ पे इस लाइन का मतलब है कि कैसे कुछ कंपनीज यहाँ पे ट्रेड के नाम पर आकर यहाँ पे कैसे उन्होंने अपनी पावर को इस्टेब्लिश किया. बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना पड़ेगा कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले मुग़ल एम्पायर जो था वो एंडिंग की तरफ जा रहा था. औरंगज़ेब उनके लास्ट पावरफुल रूलर थे. उसके बाद कुछ वीक रूलर ज़रूर आए बट लेकिन वो औरंगज़ेब जितने स्ट्रॉन्ग नहीं थे. 1707 में औरंगज़ेब की डेथ के बाद जो उनका एम्पायर था वो टूट गया और जो वेरियस उनके ज़मींदार थे, जो उनके सूबेदार थे, जो कुछ कुछ टेरिटरीज़ पे जिनका कंट्रोल था वो इंडिपेंडेंट टेरिटरी पे कंट्रोल कर गए और इंडिपेंडेंटली रूल करना उन्होंने शुरू कर दिया. अब हेयर कम्स द ईस्ट इंडिया कंपनी. बच्चे ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैंड फॉर डिफरेंट कंपनीज जो यहाँ पे ट्रेड के बहाने आई थी. ब्रिटिशर्स से पहले यहाँ पे पोर्टुगीज़, डच, फ्रेंच आ चुके थे और मेनली जो इनका इंटरेस्ट था वो था कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल पे और इंडिया के मसालों में, दैट इज़ स्पाइसेस. तो इन सब का बेसिक जो फोकस था वो इन तीन चीज़ों पे था. किस पे? कॉटन, सिल्क टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस पे. अब ट्रेड टू बैटल कैसे शुरू होती है, कैसे ट्रेड्स के नाम पे कैसे आप व्यापार के बाद इनकी आपस में लड़ाइयाँ शुरू होती हैं और कैसे उन्होंने अपना एम्पायर सेटअप किया. बच्चे इंग्लिश सेटअप देयर फर्स्ट फैक्ट्री ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली इन 1651. They refused to pay duty, causing a huge loss to the revenue of Bengal. The Nawab, Murshid Quli Khan, protested. He and his successors, Ali Vardi Khan and Sirajuddaulah, forced them to pay duty. The conflicts culminated in the Battle of Plassey. बच्चे अब आपको यहाँ समझना होगा कि जब भी कोई कंपनी ट्रेड करने के लिए आती है तो वो कुछ टैक्स क्या है वो सरकार को देती है. बट यहाँ पर क्या होता है कि जो इंग्लिश पीपल थे, दैट इज़ ब्रिटिशर्स, इन्होंने ये टैक्स देने से, जिसको यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, ड्यूटी, यहाँ पे उन्होंने वो पे ड्यूटी करना यहाँ पे पे करने से मना कर दिया. अब यहाँ के जो नवाब थे मुर्शिद कुली, इन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई. उसी तरीके से सिराजुद्दौला थे, अली वर्दी खान थे और इन सब बातों को लेकर यहाँ पे लड़ाई लड़ी गई जो थी बैटल ऑफ प्लासी. बैटल ऑफ प्लासी बच्चे 1756 में लड़ी गई. व्हेन सिराजुद्दौला बिकेम द नवाब, ही एस्टैब्लिश्ड कंट्रोल ओवर द कंपनीज फोर्ट्स एट कसिम बाज़ार एंड कलकत्ता. बच्चे जो सिराजुद्दौला थे उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज़ उठाई और उन्होंने चाहा कि क्यों ना हम इनके खिलाफ आवाज़ उठाएं और उन्होंने कंपनी की जो फोर्ट्स थे कासिम बाज़ार में और कलकत्ता में उनके ऊपर कंट्रोल किया 1756 में. द बैटल ऑफ प्लासी बच्चे यहाँ पे अब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इसका रिएक्शन दिया कि कैसे उनकी फोर्सेस ने, सिराजुद्दौला की फोर्सेस ने उनके ऊपर वहाँ पे अटैक करा है. तो यहाँ से इन्होंने, रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, मद्रास से क्या कर दी, अपनी फोर्सेस भेज दी और ख़ुद भी वो इस बैटल में इन्वॉल्व हो गए. इतनी ज़्यादा नेगोशिएशंस हुई, बातचीत हुई पर फेल हो गई आपस में. फाइनली इन 1757 रॉबर्ट क्लाइव लेड द कंपनी टू द विक्ट्री. अब इसके बाद इनकी आपस में लड़ाई होती है और जिससे 1757 में रॉबर्ट क्लाइव जीत लेते हैं. और यहाँ पे बच्चे आपको ये समझना होगा कि कैसे वो ब्रिटिशर्स हैं वो यहाँ पे इंडिया में आकर हमसे लड़कर जीत रहे हैं. तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ऐसे लोग थे जो उनके साथ मिलकर उनका साथ दे रहे थे अपने कुछ छोटे मोटे फ़ायदों के लिए. बट उस टाइम पे किसी को ये भी आइडिया नहीं था कि कैसे ये बाहर से आए लोग इस टाइम में हमें आपस में लड़वा कर या हमें छोटा मोटा फ़ायदा देकर अपना कितना बड़ा फ़ायदा हमसे ले रहे हैं. तो हम इस चैप्टर को जब डिटेल में पढ़ेंगे तब हम इसकी माइन्यूट डिटेल्स को भी समझने की कोशिश करेंगे. बच्चे अब यहाँ पर मेन कॉज जो डिफीट का है सिराजुद्दौला का, वो हमें यहाँ समझना होगा कि जो उनके कमांडर थे मीर जाफ़र, उन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी. वो क्या कर रहे थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर उनके अगेंस्ट काम करना शुरू कर दिया. तो यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स की फर्स्ट मेजर विक्ट्री जो मानी गई है अगेंस्ट इंडियन रूलर, दैट वाज बैटल ऑफ प्लासी. इसके बाद आती है बच्चे द बैटल ऑफ बक्सर.
अब कहते हैं जब मीर जाफ़र को इसके बाद नवाब बना दिया गया सिराजुद्दौला की डेथ के बाद, तब उन्होंने भी थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। उनकी डिफ़ीट के बाद अब मीर कासिम थे जो उनको बनाया गया। अब कासिम थे, उनके साथ भी उनकी बैटल हुई 1764 में और उनकी भी हार हो गई। इन 1765 में क्या हुआ बच्चे, जो बंगाल की जो दीवानी थी वो किसके पास आ गई कि कंपनी को उसका पूरा होल्ड दे दिया गया। अब 1765 में आप ये समझने की कोशिश करो, बैटल ऑफ बक्सर के बाद, जो कि बैटल ऑफ बक्सर कब होती है 1764 को, और 1765 में बंगाल की दीवानी मतलब बंगाल के ऊपर रूल करने का जो कंट्रोल है वो किसके पास आ जाता है, कंपनी के पास, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, मुगल्स के द्वारा। बच्चे ऑफिशियली और इस टाइम पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मुगल्स जो थे वो रिप्रेजेंट कर रहे थे इंडियन गवर्नमेंट को, क्योंकि दिल्ली में उनकी हुकूमत चलती थी। तो इस तरीके से बंगाल की जो दीवानी थी वो किसके पास आ जाती है, अंग्रेज़ों के पास। दस द रेवेन्यूज़ फ्रॉम इंडिया कुड फाइनेंस द कंपनी एक्सपेंसेस। कैसे उन्होंने अब इंडिया की एक टेरिटरी को, बंगाल को पूरा अपने कब्जे में ले लिया, और यहीं से जो रेवेन्यू आएगा, टैक्सेस आएंगे लोगों को द्वारा, वो ब्रिटिशर्स यूज़ करेंगे अपनी कंपनी का खर्चा निकालने के लिए। कंपनी का खर्चा बड़े ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं, फोर्सेस को मेंटेन करना होता है, अपनी आर्मी को मेंटेन करना होता है, उनके वेपन्स खरीदने होते हैं। तो वो सारा जो पैसा है वो हमारे लोगों से लेकर ही और हमारे खिलाफ लड़ने के लिए ही उस पर इन्वेस्ट करेंगे। यहाँ पे बच्चे एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है नवाब्स, जो कि ब्रिटिशर्स अपनी भाषा में उसको नैबब्स बोलते थे या नैबॉब्स बोलेंगे, क्योंकि एज सच हमारी जो प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत डिफरेंट है। हम दो कम्युनिटीज़ की जो लोग हैं आपस में, हमारा जो बोलने का तरीका है बहुत डिफरेंट है। तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स सच एज क्लाइव हु मैनेज टू रिटर्न ब्रिटेन विद वेल्थ एंड लीड फ्लैशी लाइव्स एंड फ्लॉन्टेड देयर रिचेस, दे वर कॉल्ड नवाब्स। बच्चे वो यहाँ से ही इंडिया से इस वर्ड को लेकर गए नवाब्स को, और वहाँ पर जाकर जो ये लोग यहाँ पे बड़ी ज़्यादा पैसा कमा कर जाते थे, वहाँ जाकर अपने आप को ये वहाँ पे इनका जो नाम रखा जाता था, इनको निक नेम या जिस तरीके से बुलाया जाता था, ड्यू टू देयर वेल्थ एंड रिचेस एंड देयर फेम, इनको नैबॉब्स वहाँ पे बोला जाता था। अब यहाँ पे नैबॉब जो वर्ड है ये एंग्लिसाइज्ड होता है। जब किसी लैंग्वेज से हम वर्ड को उठाकर लाते हैं, थोड़ी प्रोनाउंसिएशन में चेंजेस आ जाती हैं, तो नवाब का बन गया नैबॉब्स। इस तरीके से बच्चे, अब आपने देखा कि कैसे एक कंपनी जब आती है वो एक हुगली रिवर के किनारे 1651 में अपना एक सिर्फ फैक्ट्री इस्टेब्लिश करती है। आज वो कैसे बंगाल की दीवानी जो है वहाँ पे उन्होंने हासिल कर ली। अब आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर इन 1764 द कंपनी रूल एक्सपैंडेड रैपिडली। उन्होंने अब क्या कर दिया, अपने रूल को बढ़ाना शुरू कर दिया, और एनेक्सेशन होता है बच्चे, और नए नए एरियाज़ को अपने अंडर लाकर उनको अपने अंदर कवर करना शुरू कर दिया, लड़ाइयाँ लड़ कर। तो ये 1757 से लेकर 1857 करीब 100 साल उन्होंने अपना एम्पायर बढ़ाने के लिए लगा दिया, और इसके लिए उन्होंने 3 जो पॉलिसीज़ थी वो फॉलो की। फर्स्ट थी सब्सिडियरी अलायंस, सेकेंड थी क्लेम टू पैरामाउंटेंसी, थर्ड था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। बच्चे आपको यहाँ समझना होगा कि सब्सिडियरी अलायंस क्या होता है। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ दिस अलायंस, इस टर्म्स के अकॉर्डिंगली जो इंडियन रूलर्स थे उनको अपनी कोई भी फोर्स, आर्मी फोर्स होता है जिनके पास, जैसे जो लड़ाई करने के टाइम पे आपके जो सैनिक होते हैं, आपको कोई भी अपने सैनिक या अपने फोर्सेस रखने का कोई हक नहीं है। दे वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी। जो भी राजा है उसका जो एरिया है या जो उसका किला है उसको कंपनी प्रोटेक्ट करेगी, और इसके बदले उनको पैसा देना पड़ेगा कंपनी को। अब रिचर्ड वेलेस्ली जो गवर्नर जनरल थे 1798 से लेकर 1805 तक, द नवाब ऑफ अवध एंड हैदराबाद were forced to give over parts of their territory as they had failed to for the alliance। बच्चे जो नवाब थे अवध के और हैदराबाद के, वो अपने जो पैसे थे या टैक्सेस थे जो नहीं दे पाए, इस वजह से उनको इस सब्सिडरी अलायंस के अंडर अपनी कुछ टेरिटरी का हिस्सा ब्रिटिशर्स को देना पड़ा। बच्चे यहाँ से आपको ये ध्यान से बात समझने की कोशिश करना कि सब्सिडरी अलायंस के अंडर पहले तो वो एक एग्रीमेंट लाते हैं कि आपके पैलेस में कोई भी इंडिपेंडेंट फोर्स नहीं रहेगी, कोई भी आप अपनी फोर्स नहीं मेंटेन कर सकते, हम आपकी एरिया को या आपकी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करेंगे, इसके बदले आप हमें पैसे देंगे। और जो राजा या जो नवाब इसके बदले पैसे नहीं दे पाता था, उन बेचारों को अपनी ही रीजन का कोई एक टेरिटरी का एक हिस्सा
लैंड उनको देनी पड़ती थी। इस तरीके से वो पैसे भी कमा रहे थे और जो पैसे नहीं दे पा रहा था उनसे लैंड भी ऑक्यूपाई करते जा रहे थे। नेक्स्ट था क्लेम टू पैरामाउंसी। अंडर लॉर्ड हेस्टिंग द गवर्नर जनरल, जो कि 1813 से 1823 तक रहे हैं, इन्होंने नई पॉलिसी लाई। इसके तहत बच्चे इट क्लेम दैट द कंपनी वॉज पैरामाउंट और सुप्रीम। इन्होंने ये बता दिया कि कंपनी सबसे बड़ी है। हेंस इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट, और अपनी कंपनी को बचाने के लिए किसी भी किंगडम को हम हराने पर मजबूर करेंगे या उनके साथ लड़ेंगे, अपनी कंपनी का होल्ड बढ़ाने के लिए हम किसी के ऊपर भी अटैक कर सकते हैं। अंडर इट, और इसके अंडर बच्चे इन्होंने कितूर को, सिंध को, पंजाब को ऑक्यूपाई कर लिया। पहले तो ये ऑफ़र करते थे किसी राजा को या नवाब को, अगर तो वो नेगोशिएशन से मानकर ब्रिटिशर्स के अंदर आ जाते थे तो ईज़िली इनका काम बन जाता था। बट अगर कोई मना करता था तो ये उनके साथ लड़ाई लड़ते थे और उन्हें हराते थे। एज सच इनके पास पैसा बहुत ज़्यादा था, इनके पास मॉडर्न वेपन्स बहुत ज़्यादा थे और इनके पास फोर्सेस बहुत ज़्यादा थी। तो ये उसका यूज़ करके बच्चे ये यहाँ पे इंडियन रीजन्स को ऑक्यूपाई करते जा रहे थे। द थर्ड पॉइंट जो उन्होंने फॉलो किया था वो था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ये इन्होंने एक नया पॉइंट लाया जो कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा लाया गया था। फ्रॉम 1848 टू 1856 वो गवर्नर जनरल रहे हैं। इन्होंने कहा कि कोई भी जो किंगडम है, अगर उनका बेटा जो है कहता है कि हम उस किंगडम को हथिया लेंगे या उस किंगडम पे हमारा राज चलेगा, जहाँ पर जो उनका राजा है अगर वो मर जाता है और उनका कोई भी बेटा अगर नहीं होगा तो हम उस किंगडम के अपने आप ही मालिक बन जाएंगे। इन्होंने ये एक तरीके से एक रूल निकाल दिया कि जिस भी राजा की अगर डेथ हो जाती है और अगर उनका कोई भी बेटा नहीं हुआ तो उस किंगडम पे कंट्रोल हमारा रहेगा। और इस वजह से जो बड़े ज़्यादा राजा थे जैसे कि सतारा थे, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी, अवध, इन सब एरियाज़ पे इन्होंने अपना रूल जमाने की कोशिश की। इसकी फेमस एग्जाम्पल थी झांसी। झांसी की रानी की एग्जाम्पल आपने फेमस सुनी होगी। उनका अपना बच्चा शुरुआत में नहीं था तो इन्होंने क्लेम किया था कि हम वो उस राज्य को अपना बनाएंगे और तभी वहाँ पर ये लड़ाई लड़ी गई थी अंडर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। किस तरीके से देखिए 1797 से लेकर बच्चे 1840 तक और 1857 तक ये जो रेड एरिया है ये ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में नहीं माना जा रहा है और जो येलो वाला है वो ब्रिटिश एरिया कंट्रोल में माना जाता है। तो कैसे देखो पहले 1797 में जो रेड एरिया है वो ज़्यादा है और कैसे लास्ट में 1857 में आते आते येलो एरिया कितना बढ़ चुका है। इन न्यू एडमिनिस्ट्रेशन अब वैरन हेस्टिंग थे जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट किए गए। फ्रॉम 1773 टू 1785 he brought about many changes in the administration, especially in the sphere of justice. उन्होंने जस्टिस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया था इंडिया में। अब यहाँ पे बच्चे आप समझिए कैसे thus the East India Company was transformed from a trading company to the territorial colonial power. कैसे वो बच्चे एक ट्रेड करने वाली कंपनी ने कैसे इतना ज़्यादा एरिया कवर किया और कैसे हम लोगों पर आकर अपनी पावर को इस्टेब्लिश किया। और by 1857 the company came to exercise direct rule over about 63% of the territory. कैसे 1857 तक आते आते उनके पास 63% टेरिटरी थी इंडिया की एंड 78% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट और 78% पॉपुलेशन डायरेक्टली उनके अंडर कंट्रोल में आती थी। कैसे देखिए आप बच्चे 63% एरिया उनके अंदर था और उसके अंदर आने वाली 78% पॉपुलेशन उनके अंडर काम कर रही थी। कैसे वो एक ट्रेडिंग कंपनी यहाँ पर आकर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड यहाँ पर जमा कर हमारे ऊपर रूल करने लगी, combined with its direct influence on the remaining territory and population of the country। और जो एरियाज बच गए थे उसके ऊपर भी इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक इम्प्रेशन था और कंट्रोल था और इस तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ब्रिटिशर्स ने इंडिया के ऊपर पूरे तरीके से कब्ज़ा जमा लिया था। और ये एक बेसिक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, साउथ अफ्रीका का पॉइंट है। यहाँ पे डच ट्रेडिंग शिप्स थी जो वो साउदर्न अफ्रीका में 17वीं सेंचुरी में पहुंचती हैं और एक स्लेव ट्रेड बिगेन हो जाता है। स्लेव ट्रेड होता है बच्चे इंसानों की जो खरीद करनी उसको बोला जाता है। पीपल वर कैप्चर्ड, चेन्ड एंड सोल्ड इन स्लेव मार्केट्स। इंसानों को पकड़ा जाता था, उनको चेन से बांधा जाता था और उनको बेचा जाता था। अब जब 1834 में स्लेवरी
ख़त्म हो जाती है, ये जो 36,774 प्राइवेटली ओन जो स्लेव्स थे, इनको क्या किया गया, लोकेटेड एट द साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ अफ्रीका, यहाँ पर ये लोग पाए गए कि इतने ज़्यादा अमाउंट में ये स्लेव लोग पाए गए। कैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि बच्चे, ये जो बाहर से आए हुए लोग कहीं पे टेरिटरी पे कंट्रोल कर रहे हैं, कहीं पे इंसानों को बेच रहे हैं, किस तरीके से ये जो ईस्ट से आए लोग या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लोगों के साथ किस तरीके का बिहेवियर शो कर रहे हैं। That was all about this chapter, बच्चे. I hope you'll get each and every point in detail after reading the textbook of NCERT. Thank you.